माँ, माँ। अरे माँ, तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? तू आ गई बेटी। कल अनु ने कहा था मुझे कि वो स्कूल से आकर चूरमा खाएगी, तो बस वही बना रही थी। बन गया। अरे ये सब भाभी ने बोला होगा उसे, ताकि आपसे काम करवा सके। वैसे भाभी कहाँ है? वो बस अभी सारा काम निपटाकर अपने कमरे में आराम करने गई है। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मुझे नहीं खाना अभी कुछ। तुम्हारी वो महारानी बहू उठेगी तो वही बनाएगी कुछ। अरे अनु आ गई तो स्कूल से? जा अपनी माँ को उठा और बोल बुआ आई है। शिल्पा अपने कमरे से आती है। अरे दीदी, आप कब आई? ये लो, पड़ोसियों को भी मेरे आने की खबर हो गई, लेकिन आप ही को पता नहीं है। वो बस थोड़ी आंख लग गई थी। मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये है रीत, शिल्पा की ननद, जो हर वक्त अपनी भाभी के खिलाफ अपनी माँ के कान भरती रहती है। रीत कुछ दिन रहने के लिए अपने मायके आई थी। रात को शिल्पा शाही पनीर, फ्राई गोभी और खीर बनाती है। खाना खाकर वो सब अपने कमरे में जाते हैं तो रीत फिर से अपनी माँ के कान भरना शुरू कर देती है। माँ, आपको पता है भाभी ना चुपके से रसमलाई खा रही थी, और जब उन्होंने मुझे देखा तो आपको बताने से मना करने लग गई। सच में? लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि घर में रसमलाई भी रखी है। 2 दिन बाद शिल्पा अपनी बेटी अनु को लेने स्कूल जाती है। तभी उसके पति विराज का फोन आता है। शिल्पा, क्या तुम अनु को लेने स्कूल आई हो? मैं भी उसके स्कूल के पास ही आ रहा हूँ। थोड़ी देर वेट करो, फिर साथ में रत्ना रेस्टोरेंट से रीत के लिए और हम सबके लिए डोसा और चाट ले लेंगे। उसे बहुत पसंद है ना? जी ठीक है। हेलो भाभी, कहाँ हो तुम? स्कूल ही गई हो ना? वो बस दीदी कुछ ही देर में हम आ रहे हैं। विराज सर, ये लीजिए आपके खाने का बिल। रीत फोन पर ये सुन लेती है और वो फोन रखकर अपनी माँ के कान भरना शुरू कर देती है। ओह, तो ये महारानी बाहर रेस्टोरेंट में बैठकर आराम से खाना खा रही है। देखा माँ, वो महारानी रेस्टोरेंट में बैठी है और बेचारी मेरी माँ यहाँ भूखी है। इस तरह बाहर का खा खाकर ये तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी खा जाएंगे। लेकिन मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है। ऐसा ना हो ये दोनों एक दिन तुम्हें इस घर से ऐसे ही निकाल दे जैसे दूध में पड़ी मक्खी। मैंने नहीं सोचा था मेरी भोली भाली दिखने वाली बहू इतनी तेज निकलेगी। माँ, मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जहाँ प्रॉपर्टी मिलते ही बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को धक्के मारकर निकाल देते हैं। कहीं वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ना करे। इसके लिए एक ही इलाज है, तुम अपनी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम कर दो। क्या? कुछ देर बाद विराज और शिल्पा वो खाना लेकर आ जाते हैं, जिसे देख सरला का शक यकीन में बदल जाता है और उसे बहुत दुख पहुंचता है। फिर आधी रात को, माँ, भाभी तो आराम से एसी में सो रही है और तुम यहाँ कूलर में पड़ी हो। मुझसे तो नहीं सोया जा रहा इतनी गर्मी में। बेटी, वो तो मुझे ही एसी में सोकर हाथ पांव दर्द होने लगता है, इसलिए मैं यहीं सोती हूँ। तू चाहे तो ऊपर वाले कमरे में सो जा, उसमें एसी लगा हुआ है। ये ले चाबी। उसमें दरअसल मैंने कुछ जरूरी पेपर और गहने रखे हैं, इसलिए वहां ताला लगाए रखती हूँ। इसके बाद रीत उस कमरे में अपना सामान लेकर शिफ्ट हो जाती है। कुछ दिन बाद सरला की दवाइयां खत्म हो जाती हैं और वो अपने बेटे से दवाइयां लाने को कहती है, लेकिन रीत फोन करके अपने भाई को दवाइयां लाने से मना कर देती है। आप रहने देना भैया, माँ की दवाइयां मैं ही ले आऊंगी। लेकिन रीत जानबूझकर दवाइयां नहीं लाती। शाम को जब दवाइयां नहीं आती तो सरला की तबीयत खराब होने लगती है। तब रीत झूठ बोल देती है, माँ भैया जानबूझकर दवाइयां नहीं लाए, भाभी ने मना किया होगा। ये दोनों तो यही चाहते हैं कि आप ज्यादा दिनों तक जिंदा ना रहो, फिर आपकी प्रॉपर्टी इनकी हो जाए। ये सुनकर सरला को बहुत गुस्सा आता है और वो अगले ही दिन सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर देती है। ये देख रीत बहुत खुश होती है। अब सरला अपने बेटे बहू से ठीक से बात नहीं करती और ना ही अपनी पोती को लाड करती। अब वो हर समय अपनी बेटी से ही बात करती। फिर एक रोज, हेलो रीत, वो काम हो गया ना जिसके लिए तुम गई थी? उस बुढ़िया से पेपर साइन करवा लिए ना? अब तो सारी प्रॉपर्टी अपनी। गलती से वो फोन सरला उठा लेती है और वो गुस्से में फोन काट देती है, साथ ही साइन किए हुए पेपर भी फाड़ देती है। ये क्या किया माँ तुमने? सरला उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर अपने बेटे बहू के सामने सारी बात बताती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को धक्के मारकर निकाल देती है। इसके बाद रीत अपना छोटा सा मुंह लेकर वहां से चली जाती है। फिर सरला अपने बेटे बहू के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। सौरभ एक गरीब घर का लड़का था, जबकि नंदिनी अमीर घराने की बेटी थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने
परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर ली। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। सौरभ एक नेकदिल इंसान था जिसका दिल देखकर नंदिनी को उससे प्यार हो गया। नंदिनी, समझो मेरी बात को। तुम एक अमीर घर की लड़की हो और मैं ठहरा एक गरीब दर्जी का बेटा। ये समाज क्या कहेगा? मुझे समाज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है सौरभ। नंदिनी ने किसी की भी परवाह नहीं की और सौरभ के साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। जब इस बात का पता नंदिनी के पिता धनपत को चला तो वो बहुत गुस्सा हुए। आखिरकार भागी गई उस गरीब के साथ। मैं भी देखता हूं कब तक उस गरीब खाने में रह पाएगी। उसके परिवार में उसके पिता और उसके 2 भाई थे। बड़ा भाई और भाभी नंदिनी को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसके पिताजी उस पर खूब पैसा बहाते थे। नंदिनी के भाग जाने से वो दोनों बहुत खुश हुए। अच्छा ही हुआ जो भाग गई। अब प्रॉपर्टी में से उसको कुछ हिस्सा तो नहीं देना पड़ेगा। जबकि छोटे भाई सचिन को उसके भाग जाने से बड़ा दुख हुआ। वो नंदिनी को अपनी मां की तरह प्यार करता था। उधर नंदिनी ब्याह कर ससुराल पहुंची जहां उसकी सास और ससुर ने उसका स्वागत किया। बहू, आओ, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। तुम हमारे साथ इस गरीब खाने में रह तो लोगी ना? हाँ माँ जी, और ये गरीब खाना नहीं मंदिर है जहां आते ही इतना सुख शांति का आभास हो रहा है, वरना मेरे घर के बड़े कमरों में तो बस कलेश ही होता रहता था। नंदिनी ने कुछ ही दिनों में अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। 3 साल हो गए लेकिन नंदिनी अपने परिवार वालों से मिल नहीं पाई। उधर उसके पिता उससे ज्यादा नाराज नहीं रह पाए और उसके पिता ने फोन कर उसे मिलने के लिए अपने मायके बुला लिया। अपनी सास से परमिशन लेने के बाद नंदिनी अपने मायके पहुंची। बेटी, मेरी बच्ची, कैसी है तू? बिल्कुल ठीक हूँ पापा। आप कैसे हो? आपकी बहुत याद आती थी। मुझे भी बेटी। नंदिनी को देखकर उसका छोटा भाई बहुत खुश हुआ, लेकिन उसका बड़ा भाई और भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। आ ही गई वो उठा के, गरीब कहीं की। अरे आएगी कैसे नहीं? इसे प्रॉपर्टी में हिस्सा जो चाहिए। इसे तो पता है इसका पति पूरी उम्र लगा के भी इतने पैसे नहीं कमा सकता। तभी सेठ ने रोमा से कहा, बहू, यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और मेरी बेटी के खाने का इंतजाम करो। हाँ पापा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। उसकी भाभी मुंह सड़ाते हुए खाना बनाने चली गई। खाना खाने के बाद नंदिनी अपने कमरे में गई जहां उसने देखा वो कमरा तो कबाड़ खाना बन चुका है। पापा, मेरे जाने के बाद मेरे कमरे का ये क्या हाल कर दिया? तभी उसकी भाभी कहती है, हाँ तो दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। वैसे भी ये तुम्हारा ससुराल नहीं है जहां एक ही कमरे में सब सो जाएं। ये बात सुन नंदिनी को बहुत दुख हुआ और उसे सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन नंदिनी की भाभी ने उससे कहा, देखो ना नंदिनी, कितने बर्तन हैं, जरा धो दो प्लीज। आज हमारी मेड छुट्टी पर है और वैसे भी तुम्हें तो बर्तन धोने की आदत होगी ना। नंदिनी बर्तन धोने लग गई और उसकी भाभी आराम से बैठकर टीवी देखने लगी। देखा कैसे नौकरानी बना दिया तुम्हारी बहन को। लेकिन इससे क्या होगा? जो करना है जल्दी करो, नहीं तो पता चले ये हमेशा के लिए यहीं बस गई। फिर नंदिनी की भाभी रोमा ने एक प्लान बनाया। उसने अपने ससुर के लॉकर की चाबी चुपके से उठा ली और फिर दोपहर के समय उनकी तिजोरी से सोने के बिस्किट और कुछ कैश निकालकर नंदिनी के बैग में ले जाकर छुपा दिए। कुछ कैश रोमा ने अपने पास भी रख लिया। ये कुछ कैश मैं रख लेती हूँ, वैसे भी सारा इल्जाम तो उस गरीब नंदिनी पर ही जाएगा। फिर रोमा ने जानबूझकर तिजोरी को खुला छोड़ दिया। सेठ धनपत जब वहां आए तो तिजोरी को खुला देखकर जोर से चिल्लाने लगे, अरे मेरी तिजोरी से सोने के बिस्कुट और पैसे कहाँ गए? पूरे 20 लाख कैश था। पिताजी, इस घर में हम सब अमीर हैं, हमें पैसों की चोरी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो गरीब घर की आई हुई चोरनी को है। हमें अभी इसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। नहीं पापा, भाभी झूठ कह रही है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। रोमा नंदिनी का बैग लेकर चेक करने लग जाती है। ये देखो पिताजी, आपकी बेटी ही चोरनी निकली। अपने अमीर मायके से चोरी करके अपने गरीब ससुराल लेकर जा रही थी। लेकिन तभी वहां सचिन आता है। पापा, भाभी झूठ कह रही है और नंदिनी दीदी सच। ये रहा उसका सबूत। दरअसल रोमा जब चोरी कर रही थी तो सचिन ने अपने फोन के कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लिया था। अब सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका था। और तो और पापा, भाभी ने तो कुछ कैश खुद के पास भी रख लिया है। तुम तो इस घर में रहने के लायक भी नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से। मेरे साथ आपका बेटा भी इसमें शामिल है। पिताजी, अपने बेटे की खातिर हमें माफ कर दीजिए। जानता हूं, निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। मैं तुम दोनों को अपने घर और जायदाद दोनों से बेदखल करता हूं। सेठ धनपत ने दोनों को घर से बेदखल कर दिया।
फिर सेठ धनपत ने अपनी बेटी से माफी मांगते हुए उसे और उसके ससुराल वालों को हमेशा के लिए अपने पास रहने के लिए बुला लिया। अब सब खुशी खुशी साथ में रहने लगे।